हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूगोल विषय पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति ज्वालामुखी क्रिया भाग 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित जो शेष तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया भाग 1 से संबंधित वीडियो में हम लोगों ने इस तथ्य की चर्चा की थी कि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित संभावित प्रश्न क्या हैं और कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के विश्व वितरण की रूपरेखा प्रस्तुत करें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में विश्व की ज्वालामुखी क्रियाओं की विवेचना प्रस्तुत करें, ज्वालामुखी उद्गारों के प्रकारों की विवेचना करें, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना करें और भारत में ज्वालामुखी क्रियाएं। इनमें से 3 प्रश्नों पर हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा किया है। प्रस्तुत वीडियो में हम शेष बचे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, अर्थात ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार क्या क्या हैं, ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं और भारत में ज्वालामुखी क्रियाओं का वितरण। ये इन 3 प्रश्नों की चर्चा हम लोग प्रस्तुत वीडियो में करेंगे। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार। तो आपको भी यह पता है कि ज्वालामुखी उद्गार मुख्यतः 2 रूपों में होता है। पहला दरारी उद्भेदन अर्थात फिशर इरप्शन और दूसरा विस्फोटक केंद्रीय उद्भेदन अर्थात एक्सप्लोसिव सेंट्रल इरप्शन। तो आइए इसे विस्तार से समझें। दरारी उद्भेदन अर्थात फिशर इरप्शन, जैसा कि हम लोगों ने इस पर पहले चर्चा कर लिया है कि दरारी उद्भेदन जो होता है मुख्य रूप से महासागरीय कटकों के सहारे होता है, खास करके रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। वैसे इंटरप्लेट सिचुएशन में भी दरारी उद्भेदन होते हैं। यह हम लोगों ने पहले इस विषय पर चर्चा कर लिया है। तो इस प्रकार के उद्भेदन में लावा एवं विखंडित पदार्थों का उद्गार प्रायः शांत रूप में एक लंबी संकरी या एक या कई दरारों से होता है। यह उद्भेदन इरप्शन जो होता है वह 2 स्थितियों में होता है। प्रथम स्थिति में महासागरों या महाद्वीपों में अंतरा प्लेट स्थिति अर्थात इंटरप्लेट सिचुएशन में उद्गार होता है। इस क्रम में लावा पठार या फिर लावा मैदान का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है यूएसए का कोलंबिया पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन पठार। तीसरा ब्राजील एवं पराग्वे का पराना पठार और कचमटका प्रायद्वीप की ज्वालामुखी जो कि महासागरीय प्लेट पर होती है। दूसरी स्थिति में यह इरप्शन जो होता है, उद्भेदन जो होता है, वह महासागरीय कटकों के सहारे होता है। ऐसा वस्तुतः सागर नीतल प्रसरण के कारण होता है। जब 2 महासागरीय प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो इनके अनुगामी किनारे ट्रेलिंग मार्जिन के सहारे लावा बाहर निकलता है। इस क्रम में महासागरों में द्वीपों, जाइगॉट आदि का निर्माण होता है तथा कटक के सहारे द्वीपों का विस्तार भी होता है। इसे भी हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि आइसलैंड जो मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर स्थित है उसका प्रति वर्ष 0.6 सेंटीमीटर की दर से विस्तार हो रहा है, अर्थात अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। तो यह था दरारी उद्भेदन। अब विस्फोटक केंद्रीय उद्भेदन अर्थात एक्सप्लोसिव सेंट्रल इरप्शन। इस प्रकार का उद्भेदन जो होता है
प्रायः एक संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र के द्वारा होता है। जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने से ये गैसें बड़ी तीव्रता से भूपटल के निचले भाग पर धक्के लगाती हैं तथा जहां कमजोर पटल भूपटल पर मिलता है उसे तोड़ती हुई भयंकर आवाज के साथ तीव्रता से बाहर निकलती है। तो यह विस्फोटक केंद्रीय उद्भेदन कहा जाता है। इस क्रम में ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ शंकु, कोन का या कभी कभी गुंबद की रचना होती है। तो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के उद्गार में निश्चित पदार्थों की भिन्नता तथा उद्गार की अवधि के आधार पर इसे कई उप विभागों में बांटा जाता है केंद्रीय उद्भेदन को। जैसे पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इसमें लावा के पतला होने तथा गैसीय तीव्रता के कम होने के कारण भयंकर उद्भेदन बहुत कम होते हैं। मुख्यतः प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप पर इस प्रकार का उद्गार होता है और इसके आधार पर ऐसे ज्वालामुखी क्रियाओं का, केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी क्रियाओं का नामकरण किया जाता है। इसमें निश्चित पदार्थ भी कम होते हैं। दूसरा जो प्रकार है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तो प्रथम आकार अर्थात हवाई तुल्य ज्वालामुखी का जो उद्गार है उसकी अपेक्षा उद्गार की तीव्रता अधिक होती है इसमें। यद्यपि लावा में एसिड की मात्रा कम ही होती है, फिर भी कभी कभी भयंकर उद्गार भी होते हैं। ऐसा मुख्यतः गैसों के मार्ग में रुकावट आने से होता है, क्योंकि इसे गैस तीव्रता से हटाते हुए बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है उसे स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वह भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर पाया जाता है और इसके आधार पर इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाओं का नामकरण किया जाता है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। आगे बढ़ें। तीसरा है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। यह भयंकर उद्गार से होता है। इसमें निश्चित लावा जो होता है, बाहर निकलने वाला लावा जो होता है वह गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। तो दो उद्गारों के बीच, माने पहली बार जब उद्गार हो जाता है तो यह गाढ़ा और चिपचिपा लावा उस छिद्र के मुंह को बंद कर देता है, जम जाता है उस पर। और बाद में जब दूसरी बार नीचे से संवहनीय तरंग उठती है तो यह जमा हुआ जो लावा होता है वह गैसें जो है सो इसे तोड़ते हुए तीव्रता से बाहर निकलती है, इसलिए यह भयंकर होता है। इस क्रम में ज्वालामुखी राख आकाश में छा जाते हैं जो फूलगोभी के समान दिखाई देते हैं। तो भूमध्य सागर में स्थित वोल्केनो ज्वालामुखी के आधार पर ही इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाओं का नामकरण किया जाता है वोल्केनो तुल्य। चौथा जो है वह पिलियन तुल्य ज्वालामुखी क्रिया है कहलाती है। तो यह उद्भेदन जो होता है, यह इरप्शन सर्वाधिक भयंकर होता है, पिलियन तुल्य, और यह काफ़ी विनाशकारी भी होता है। इससे निश्चित लावा जो होता है अत्यधिक चिपचिपा एवं लसदार होता है। विखंडित पदार्थ एवं लावा की मात्रा भी इसमें सबसे अधिक होती है। इसमें प्रत्येक उद्गार के पूर्व निर्मित गुंबद का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो जाता है, अर्थात जो क्रेटर जिसे कहा जाता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है ज्वालामुखी का, वह नष्ट होते हुए इसमें उद्गार बाहर निकलता है। प्रज्वलित गैस के कारण ज्वालामुखी बादल प्रकाशमान हो जाते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पिलियन ज्वालामुखी के आधार पर इस प्रकार के ज्वालामुखी क्रियाओं का नामकरण किया जाता है। जावा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में क्राकाटोआ जो है इसी भी प्रकार का ज्वालामुखी है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। यह काफ़ी भयंकर उद्गार इसमें होते हैं। आगे बढ़ें।
अब ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो आकृतियाँ बनती हैं उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे बाह्य स्थलाकृतियाँ अर्थात जो धरातल पर दिखाई देती हैं, उसमें केंद्रीय उद्भेदन से जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनमें ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है वह विभिन्न प्रकार के शंकु के रूप में दिखाई देता है, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे क्रेटर या कॉलडेरा कहते हैं। इसी प्रकार दरारी उद्भेदन से जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है फिशर इरप्शन में, उसमें लावा पठार या लावा गुंबद, लावा मैदान, मेशा एवं बूटी, ये जो है सो बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं। इसी प्रकार कुछ स्थलाकृतियाँ लावा के धरती के अंदर जमने से भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, हालांकि उनके संबंध में अधिक जानकारी नहीं है। तो अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों को अगर देखें तो इसमें आंतरिक लावा गुंबद, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील, डाइक, स्टॉक, ये आंतरिक माने स्थलाकृतियाँ हैं। अब बाह्य स्थलाकृतियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस क्रम में विभिन्न प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है, तो रचना के दृष्टिकोण से ये शंकु जो है सो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है सिंडर शंकु, तो ज्वालामुखी धूल या राख तथा स्थल पर पाए जाने वाले चट्टानों के टुकड़ों से यह निर्मित होता है। ग्रेनाइट तथा तरल पदार्थों का इसमें योगदान नहीं होता है सिंडर शंकु में। दूसरा पैठिक लावा शंकु, यह कम सिलिका युक्त लावा पतला एवं हल्का होने से काफ़ी दूर दूर तक फैलता है। फलतः कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। हवाई द्वीप में जो शंकु पाए जाते हैं इसके उदाहरण है पैठिक लावा शंकु के। तीसरा है कंपोजिट शंकु, तो सर्वाधिक ऊंचे लावा तथा विखंडित पदार्थों के स्तर पर स्तर जमने से निर्मित होता है। यूएसए का सस्ता रेनियर, फिलीपींस का मियान, जापान का फ्यूजियामा, इसमें जो शंकु बने हैं उन्हें कंपोजिट शंकु कहा जाता है, अर्थात लावा के कई स्तर इनमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक परिपोषित शंकु होता है। शंकु के अत्यधिक विस्तार के फलस्वरूप उसमें दरार पड़ जाता है, जिसका संपर्क ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी से हो जाता है। नतीजतन इन विकसित उपद्रोणियों से भी लावा आदि पदार्थ मुख्य शंकु पर जम करके अनेकों शंकुओं का निर्माण करता है। तो यूएसए का माउंट सस्ता एक परिपोषित शंकु का उदाहरण है। इसी प्रकार एसिड लावा शंकु, अधिक सिलिका युक्त गाढ़ा चिपचिपा लावा प्रकट होते ही यह जम जाता है, फलतः अधिक तीव्र ढाल वाला शंकु बनता है, एसिड लावा शंकु कहलाता है। स्ट्रोम्बली का जो शंकु है, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी का, वह एसिड लावा शंकु का उदाहरण है जो भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। इसी प्रकार एक लावा गुंबद, इसका आकार भी एसिड लावा शंकु की तरह ही होता है। अब क्रेटर या कॉलडेरा, तो ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित कीपाकार गर्त को क्रेटर कहा जाता है, इससे आप परिचित होंगे। कभी कभी इस क्रेटर का मुंह नीचे से बंद हो जाता है, तब इसमें पानी जम जाने से यह झील का रूप ले लेता है, इसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर के अत्यधिक विस्तार से काल्डेरा का निर्माण होता है। यह मुख्यतः क्रेटर के सहारे जब विस्फोटक उद्गार होता है, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया, तब क्रेटर काफ़ी बड़ा हो जाता है और काल्डेरा का निर्माण होता है। वैसे कुछ विद्वान क्रेटर के नीचे धंसाव से काल्डेरा का निर्माण मानते हैं। तो क्रेटर और काल्डेरा में मुख्य रूप से
उनके आकार को लेकर के अंतर है। अब मेसा और बूटी, जब लावा का प्रवाह पुरानी चट्टानों पर हो जाता है तथा नदियों द्वारा पुरानी चट्टानों के अपर्दन के बावजूद लावा वाला नवीन निक्षेपों का कटाव नहीं हो पाता है, तब चट्टानों के ऊपर जो नया लावा जमा होता है वह टोपीनुमा दिखाई दे पड़ते हैं। इन्हें मेसा कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में इसे पाट कहा जाता है। नदी अपर्दन की मात्रा अधिक होने पर जब मेसा का आकार छोटा हो जाता है तब उसे बूटी कहा जाता है। आगे बढ़ें। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शंकुओं के कुछ चित्र हैं। जैसे एक कंपोजिट शंकु है, अर्थात एक परत के ऊपर दूसरे परत लावा का जब चढ़ता है तो कंपोजिट शंकु का निर्माण होता है। इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने देखा कि एसिड लावा शंकु, जिसमें लावा काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होता है और बाहर निकलते ही जम जाता है, तो ऐसे शंकु की ढाल जो है सो काफ़ी तीव्र होती है। इसी प्रकार पैठिक लावा शंकु जो होता है वह लावा पतला होता है, एसिड की मात्रा कम होती है, अतः इसका फैलाव दूर दूर तक होता है और शंकु की ढाल जो है सो कम तीव्र होती है। इसी प्रकार परिपोषित शंकु, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि जो शंकु का निर्माण होता है उस शंकु में कई दरार पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और इन दरारों का मुख्य दरार जो होता है, मुख्य छिद्र जो होता है, द्रोणी होती है, उसके साथ संपर्क हो जाता है। नतीजतन इन छोटे छोटे दरारों से भी लावा का प्रवाह होने लगता है और शंकु के ऊपर ही शंकु का निर्माण होने लगता है, तो इसे परिपोषित शंकु कहा जाता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग भारत में ज्वालामुखी क्रियाओं के वितरण पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ज्वालामुखी क्रिया भाग 1 से संबंधित जो वीडियो है उसमें चर्चा किया था कि विश्व में ज्वालामुखी क्रियाओं का वितरण जो है 3 प्रमुख मेखलाओं में पाया जाता है, जिसमें से एक मेखला मध्य महाद्वीपीय मेखला या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला की है, जो आइसलैंड के हेकला पर्वत से शुरू होती है और यूरोप के अल्पाइन पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला होते हुए बर्मा और वहां से दक्षिण मुड़ करके पूर्वी द्वीप समूह में परिप्रशांत मेखला से मिल जाती है। तो भारत का उत्तरी अर्थात हिमालयी क्षेत्र जो है वह विश्व की मध्य महाद्वीपीय मेखला या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला का ही एक हिस्सा है, जिसमें अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट से टकराती है, अर्थात ये विनाशात्मक प्लेट किनारे हैं। लेकिन हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के स्थान पर पहले टेथिज भूसन्नति थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हिमालयी प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील होने के क्रम में टेथिज भूसन्नति के अवसादों पर दबाव पड़ा, जिससे यह वलित होकर के अर्थात मुड़ करके हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में अस्तित्व में आ गया, अर्थात मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। आज भी भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय पर्वत का उत्थान जारी है, अर्थात जो दबाव पड़ रहा है उससे हिमालय पर्वत ऊपर की ओर उठ रहा है, उसमें उत्थान हो रहा है, अर्थात भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे उतना अधिक क्षेपण नहीं हो रहा है। दूसरा कि हालांकि भारतीय प्लेट तुलनात्मक रूप में अधिक घनत्व का होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रहा है, फिर भी एक महासागरीय प्लेट की तुलना में भारतीय प्लेट का क्षेपण उतनी गहराई में नहीं हो पाया है, जहां पर चट्टानें पिघलने लगती हैं। जैसा कि आपको पता है कि विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे जो ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती हैं, तो 2 प्लेटें जब एक दूसरे की ओर
सरकते हुए एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है वह कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे उसका छेपन होता है और उसके सहारे धरातल के अंतरतम में अपर मेंटल पर जो दबाव होता है वो कम होता है। तो छेपित होता हुआ प्लेट लगभग 100 से 150 किलोमीटर की गहराई में पहुंच करके पिघलने लगता है और वह धरातल पर ज्वालामुखी क्रियाओं के रूप में प्रकट होता है। तो महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होता है, काफ़ी अधिक होता है महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में। तो यह अधिक गहराई तक आराम से पहुंच जाती हैं और यह पिघल करके ज्वालामुखी क्रिया के रूप में धरातल पर प्रकट होती हैं। तो जो भारतीय प्लेट है वह एक महाद्वीपीय प्लेट है, जो तुलनात्मक महासागरीय प्लेट की तुलना में इसका घनत्व तो कम होता है, इसलिए इसका छेपन उतनी अधिक तक गहराई में नहीं हो पाता है। तो यही कारण है, ये दो कारणों के से हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। फिर भी मध्य महाद्वीपीय मेखला या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि बर्मा में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, इसी मेखला में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है जहां सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जैसे बैरन द्वीप पाया जाता है, यह प्रसुप्त था पहले, 2017 में इसमें उद्गार हुआ, पुनः 2021 से यह सक्रिय है। इसी प्रकार नरकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला। भारतवर्ष में अंतरा प्लेट स्थिति इंटरप्लेट सिचुएशन में ज्वालामुखी उद्गार के भी उदाहरण हैं। इसमें भी कई संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत निर्मित ज्वालामुखी संरचनाओं में दक्कन का पठार है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पहले किया है। इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ और यह दरारी उद्भेदन से हुआ है, अर्थात फिशर इरप्शन से हुआ है। यह क्षेत्र जो है काली रेगुर मिट्टी से युक्त है, जो कपास निर्माण के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त धीनाधर पहाड़ियाँ गुजरात में, दोसी और तोसाम हिल्स हरियाणा में पाए जाने वाली ज्वालामुखी पर्वत या संरचनाएं हैं, जो अंतरा प्लेट स्थिति की संरचनाएं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आवश्यकता अनुसार इन अध्ययन सामग्रियों का उपयोग करते हुए आसानी से दे सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। दोस्तों, मेरी यह प्रस्तुति यदि आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।